बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीन्यूमरेबल सेट एंड काउंटेबल सेट। सो फर्स्ट वी डिफाइन डीन्यूमरेबल सेट। अ सेट D is said to be denumerable or countably infinite if D has the same cardinality as P, the set of positive integers। किसी भी सेट डी को डीन्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट उस वक्त कहेंगे कि अगर सेट डी की जो कार्डिनलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनलिटी के इक्वल हो। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, पी, वो इक्वल होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर किसी भी सेट की कोऑर्डिनलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कोऑर्डिनलिटी के इक्वल हो तो सेट डी को हम कहेंगे डीन्यूमरेबल। या सेम कोऑर्डिनलिटी का टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टू सेट्स हैव द सेम कोऑर्डिनलिटी इफ देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन देम। मींस कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि बाइजेक्टिव हो, तो उस केस में हम सेट डी को डीन्यूमरेबल कहेंगे। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट विच इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड डीन्यूमरेबल। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट डी है, अगर ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है तो उस केस में इस सेट डी को हम कहेंगे कि ये डीन्यूमरेबल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। A set is said to be countable if it is either finite or denumerable। अगर कोई सेट फाइनाइट है या डीन्यूमरेबल है तो उस सेट को हम कहेंगे काउंटेबल सेट। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल और नॉन डीन्यूमरेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल है या नॉन डीन्यूमरेबल है। नॉट काउंटेबल होने का क्या मतलब है कि सेट ना तो फाइनाइट हो और ना ही डीन्यूमरेबल हो। A set is uncountable or non-denumerable if it is infinite, means कि finite ना हो, infinite हो, और does not have the same cardinality as P, और ना ही उसकी जो cardinality है set of positive integer की cardinality के equal हो, या denumerable ना हो वो set, तो उसको हम कहते हैं uncountable या non-denumerable set। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस, लेट्स सपोज S is equal to A1 A2 A3 up to so on of distinct elements is denumerable or countably infinite। कोई भी सीक्वेंस ले लें आप, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो डीन्यूमरेबल सेट होगा। डीन्यूमरेबल क्यों होगा, क्योंकि हम सेट इनफाइनाइट सीक्वेंस S और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के दरमियान 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूँ f फ्रॉम P टू S और इसको डिफाइन करूँ बाय f ऑफ n इज इक्वल टू an, और n यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप n को 1 लेंगे तो a1 आएगा, n को 2 लेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल होगा a2 के, n को 3 लेंगे तो a3 मिलेगा। सो इसका मतलब है कि a1 कोरिस्पोंड करेगा a1 को, a2 कोरिस्पोंड करेगा a2 को, a3 कोरिस्पोंड करेगा a3 को, अप टू सो ऑन। सो ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है जो इनफाइनाइट सीक्वेंस S था वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। और अभी हमने डिफाइन किया डीन्यूमरेबल सेट को कि अगर कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हो तो वो डीन्यूमरेबल होता है। ठीक है, सो ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ये डीन्यूमरेबल सेट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है। सिमिलरली ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डीन्यूमरेबल। ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ये भी डीन्यूमरेबल है। अगर इस सेट को हम ए का नाम दें तो ये जो सेट है ये डीन्यूमरेबल है। क्यों डीन्यूमरेबल है कि अगर हम एक फंक्शन f डिफाइन करें फ्रॉम P टू A, इसको किस तरह से हम डिफाइन करें, f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n, इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को। और ये फंक्शन जो है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप n को 1 लेंगे तो आपको 1 मिलेगा, अगर n को 2 लेंगे तो 1/2 मिलेगा, n को 3 लेंगे तो 1/3 मिलेगा, इस तरह n को 4 लेंगे तो 1/4 मिलेगा। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है
वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए सेट पी में एलिमेंट्स मींस के सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट पी के किसी ना किसी एलिमेंट्स पर कोरस्पॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो वन है ये कोरस्पॉन्ड हो रहा है वन पे, 1/2 कोरस्पॉन्ड हो रहा है 2 पे, 1/3 ये कोरस्पॉन्ड हो रहा है 3 पे, इसी तरह से 1/n जो है ये कोरस्पॉन्ड होगा n पे। सो ये जो सेट है ये डी न्यूमरेबल है। इसी तरह से ये वाला सेट भी डी न्यूमरेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम पी टू, इस सेट को अगर मैं बी का नाम दूं तो ये एक फंक्शन डिफाइन किया, इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू एन। सो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब है ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था p टू b, तो b जो होगा ये इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। अगर b इक्विवेलेंट है p के तो इसका मतलब है b जो है ये डी न्यूमरेबल है। इसी तरह से जो थर्ड सेट है 1,1 ये कोरस्पॉन्ड होगा 1 पे, ये कोरस्पॉन्ड होगा 2 पे, ये कोरस्पॉन्ड होगा 3 पे, तो इट्स मीन कि ये जो सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के साथ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस रखता है, इसका मतलब ये सेट भी डी न्यूमरेबल है। नेक्स्ट है कंसीडर दिस प्रोडक्ट सेट p क्रॉस p। सबसे पहले हम देखते हैं कि p क्रॉस p में किस तरह के एलिमेंट होंगे। p हमारे पास क्या होता है, p क्रॉस p क्या होगा, p हमें पता है कि क्या सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसी के साथ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट होंगे। पहले ये जो 1 है ये सबके साथ हो मल्टीप्लाई होगा तो 1,1, ठीक है। इस तरह से 1,2 1,3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से फिर 2 को करेंगे आप मल्टीप्लाई 2,1 2,2 2,3, फिर 3 को 3,1 3,2 3,4, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। p क्रॉस p में ये एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो द सेट p क्रॉस p कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस एज 1,1 2,1 1,2 1,3 2,2 अप टू सो ऑन। p क्रॉस p जो सेट है उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस के तौर पे लिख सकते हैं इस तरह से। अब हमने ये किस तरह से लिखा, दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एरोज। यहाँ पे जो एरो लगे हैं इन एरोज की मदद से हमने ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बनाया। ये किस तरह से कि 1,1 1,2 1,3 1,4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2,1 2,2, तो ये इस तरह से आपके पास p क्रॉस p है ये वाला, ठीक है। ये आपके पास p क्रॉस p है। अब हमने इसमें क्या किया कि इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर है इसके कोऑर्डिनेट का सम 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट का सम 2 हो। सो ये एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से आप फिर मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है, 2,1। अब ये ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट का सम 3 है, तो आप देखें कि इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर ऐसा मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट का सम 2 3 हो, तो ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसके कोऑर्डिनेट का सम 3 है। सो हम यहाँ से फिर डायगोनली इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपने इस तरह मूव करना है, ठीक है। आप देखें कि ये ऑर्डर पेयर जिसके कोऑर्डिनेट का सम 4 है, इसके अलावा जितने भी ऑर्डर पेयर हैं जिनके कोऑर्डिनेट का सम 4 है उस तरह मूव करेंगे। सो हम डायगोनली नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट का जो सम है वो 4 है। इसी तरह से यहाँ से फिर डायगोनली नीचे आएंगे, यहाँ से फिर हम इस तरफ मूव करेंगे 4,1, इसके कोऑर्डिनेट का सम 5 है, तो हम फिर उस ऑर्डर पेयर की तरफ मूव करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट का सम 5 होगा। सो यहाँ से फिर डायगोनली ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से इधर को फिर 1,4 से 1,5 पे आएंगे, ठीक है, 1,5 होगा यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट का सम 6 है। सो डायगोनली हम नीचे आएंगे क्योंकि ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं डायगोनल में इनके कोऑर्डिनेट का सम 6 है। सो इसी तरह से हम मूव करेंगे तो हमारे पास p क्रॉस p सीक्वेंस में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। पहला एलिमेंट ये था 1,1, फिर 2,1 2,1 से 1,2 1,2 से 1,3 और 2,3, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। सो दस p क्रॉस p इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है
और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब है ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, ये फिर डिन्यूमरेबल होगा। अभी हमने पीछे एग्जांपल की कि एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिन्यूमरेबल। सो पी क्रॉस पी जो होगा ये काउंटेबली इनफाइनाइट या डिन्यूमरेबल होगा। थर्ड एग्जांपल है लेट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू p यूनियन सिंगलटन 0। इसका मतलब p क्या था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर उसमें हम 0 को ऐड कर देंगे तो वो n आ जाएगा, ठीक है। इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो n है जिसमें अगर 0 भी हम इंक्लूड कर दें तो ये जो सेट है ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नाउ ईच पॉजिटिव इंटीजर a belong to p can be written uniquely in the form। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम कोई भी इंटीजर लें 1 2 3 4 5 उसको हम यूनिकली राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 की पावर r इंटू 2s प्लस 1। अब देखें कि अगर आप r और s को 0 लें, r और s बिलोंग कर रहा है n को, n क्या है हमारे पास ये, अगर r और s दोनों को आप 0 लेंगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी हमें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप r को 1 लें और s को 0 लें तो उस केस में आएगा 2 की पावर 1 2, ये 0 होगा प्लस 1, इसका मतलब है 2 मिलेगा, a मिलेगा 2 आपको। अगर आप क्या करें कि r को आप 0 लें और s को 1 लें तो उस केस में आपको a मिलेगा 3। सो इसका मतलब है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे r और s जो है इनकी मदद से आप a की वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं, और a क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। कंसीडर द फंक्शन p फ्रॉम consider the function f from p to n cross n defined by f of a is equal to rs। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है p से n क्रॉस n तक, और उसको हमने किस तरह से डिफाइन किया है, f of a is equal to rs where r and s are as above। यानी r s क्या है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ये, ठीक है। देन f is 1 to 1 and on to, यहाँ पे जो f हमने डिफाइन किया ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये किस तरह से कि अगर हम यहाँ पे लें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स के 1 2 3 4 और यहाँ पे हम ले n क्रॉस n और p से n तक ये हमारे पास फंक्शन f है। इसको हमने कहा कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखें कि 1 पॉजिटिव इंटीजर है, ये 1 किस तरह से आया था जब हमने r और s को 0 लिया था। इसका मतलब है ये जो 1 होगा ये मैप होगा 0 0 से, ठीक है। अगर आप r और s को दोनों 0 लें। 2 किस तरह आया था जब आपने r को लिया था 1, r को 1 लिया था और s को लिया था आपने 0। सो ये जो 2 होगा ये मैप होगा 1 0 पे। इसी तरह ये 3 किस तरह आया था जब आपने r को लिया था 0 और s को लिया था 1। इसी तरह से ये 4 भी किसी ना किसी तरह आया होगा जब आपने r और s की वैल्यू को पुट किया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 भी आया होगा। इस तरह से 5 भी किसी ना किसी पे मैप होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मीन्स कि n क्रॉस n में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का प्री इमेज इस p में मौजूद है। सो हम कह सकते हैं कि n क्रॉस n जो है ये p के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो n क्रॉस n ये p के इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये डिन्यूमरेबल होगा, ठीक है। सो n cross n is denumerable or countably infinite। In other words, n cross n have the same coordinality as p। Note that p cross p is subset of n cross n। n cross n में किस तरह के एलिमेंट्स थे, उसमें 0 0 भी आ रहा था, 1 0 0 1, लेकिन p cross p में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है जिसमें 0 आ रहा हो। सो हम कह सकते हैं कि जो n cross n है ये बड़ा सेट है, तो p क्रॉस p फिर सबसेट होगा n क्रॉस n का। और n क्रॉस n क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ से आप एक रिजल्ट देखें कि एक इनफाइनाइट सेट है ये वाला जो कि डिन्यूमरेबल है। सो इसका हमें एक सबसेट मिला, ये भी डिन्यूमरेबल है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कि हर इनफाइनाइट सेट का एक ऐसा सबसेट जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि डिन्यूमरेबल होता है, ठीक है। हर इनफाइनाइट सेट का एक
सबसेट ऐसा लाजमी होता है जो कि डी न्यूमरेबल होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह।